हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सेकंड सेक्शन में हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ करने से पहले हम 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी और किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कार्य कर रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ ही भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया था। 18वीं सदी में भारत के जो ग्राम थे वे ही उद्योग व्यापार के केंद्र बिंदु थे, परंतु उनका मुख्य पेशा जो था वह कृषि ही था। हम प्राक ब्रिटिश काल में गांव को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, रैयती और तालुका। तालुका श्रेणी में गांव पर जमींदारों का ही हक होता था, जो राज्य को पेशकश या उसके बदले में सैनिक सेवा देते थे। कहीं कहीं पर कुछ जमींदार गांव के संयुक्त स्वामी भी हुआ करते थे। रैयती गांव में जो कृषक होते थे वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को ही लगान देते थे और यह लगान निश्चित होता था। उस निश्चित लगान के अलावा जो भी आय बचती थी या जो भी उपज बचती थी वह गांव के ही काम में होती थी। इस प्रकार गांव की जनता का ही गांव की भूमि पर अधिकार था और यह परंपरागत चला आ रहा था और इस कृषि के माध्यम से ही वे अपनी सारी ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। उसके लिए गांव में ही किसान, कारीगर, बढ़ई, लुहार, जुलाया, चमार, खाती, धोबी, तेली सभी कृषि कार्य के संचालन के माध्यम से ही अपनी सहभागिता निभाते थे और इसी कृषि के माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते थे। वस्तुतः स्थानीय उत्पादन जो हुआ करता था, मतलब जो गांव में ही उत्पादन होता था, उसी से ही वे अपना कार्य चला लेते थे और उनका जीविका भी अर्जन हो जाता था। मुगल काल में कृषि की व्यवस्था ब्रिटिश काल से ज़्यादा बेहतर थी। गांव के पास अपनी ज़मीन होती थी। किसान जब तक उसका लगान अदा करता था उसको खेती का स्वामित्व प्राप्त रहता था। इस प्रकार भूमि पर प्राचीन काल से चला आ रहा वंशानुगत अधिकार जो था वह किसानों के पास ही सुरक्षित रहता था और अन्य लोगों का जो भी व्यवसाय होता था वह उनकी जाति पर पूर्णतः आधारित होता था, क्योंकि आपको भी पता है कि जातिगत उस समय व्यवसाय भी निर्धारित किए हुए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल काल में लगान जो था वह उपज का 1/3 से लेकर के आधा भाग कृषक से वसूल किया जाता था, जिसे औरंगजेब ने फिर पक्का करके आधा भाग निश्चित कर दिया था। लगान वसूली के लिए नकद वेतन देकर सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। शाहजहां के समय में फिर पुनः जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, परंतु बाद में जाकर के परवर्ती मुगल काल में खालसा प्रदेश भी जागीर में ही दे दिए गए थे। खालसा यानी कि राजा के अधिकार की भूमि, तो राजा ने अपने अधिकार की भूमि भी जागीरी में दे दी थी। जागीरदारों ने महाजनों को निश्चित रकम के बदले लगान वसूली का अधिकार दे दिया था, यानी कि एक बिचौलिए जो थे वे परवर्ती मुगल काल में ही स्थापित कर दिए गए थे, जिन्होंने निश्चित जो रकम की दर थी उसके अतिरिक्त मनमाने ढंग से लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में या परवर्ती मुगल काल में राजस्व व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ने भारत में एक नई
भू राजस्व व्यवस्था को प्रारंभ किया था। जबकि 18वीं सदी में राजनीतिक विजय जब अंग्रेज़ों ने हासिल कर ली थी, तो जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई थी, उससे गाँव का जो सामान्य जीवन था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। ब्रिटिश भारत में समुदाय ही गांव की भू संपत्ति का वास्तविक अधिकारी होता था, यानी जो ग्रामीण समुदाय होता था उसी की ही जमीन होती थी। भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत स्वत्व नहीं होता था कि किसी एक व्यक्ति की जमीन हो। राजा या राज्य को भी फसल के उत्पादन पर के कुछ हिस्सों पर ही अपना अधिकार हुआ करता था। गांव पहले की ही भांति अंग्रेज़ों के समय में भी कर निर्धारण की इकाई बने रहे। अंग्रेज़ों की भारत विजय के बाद पुरानी भू व्यवस्था जो थी उसमें परिवर्तन का एक नया चक्र प्रारंभ हुआ, जो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के रूप में प्रारंभ हुआ। यह स्थायी बंदोबस्त बंगाल में ही लागू किया गया था। 1765 में जब बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप बंगाल सूबे के दीवानी का अधिकार मिल जाने पर, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाने पर कंपनी के अधिकार में आने पर कंपनी ने 2 नायब अधिकार दीवानों की नियुक्ति कर दी थी। बंगाल में मोहम्मद रजा और बिहार में शिताब राय। इनके माध्यम से लगान वसूली की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दे दी गई थी। यह ठेका 1 वर्ष के लिए नीलामी पर उठाया जाता था और इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना राजस्व कृषकों से वसूल करना प्रारंभ कर दिया था और कंपनी को वे एक निश्चित रकम दे दिया करते थे। 1765 में हम देखते हैं कि बंगाल का राजस्व बढ़ करके 2 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया था। इस व्यवस्था में जमींदार भी ठेकेदारों के नियंत्रण में ला दिए गए थे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति भी बिगड़ गई थी। पर इस लगान व्यवस्था की असंगतियों को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1771 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत करा था और राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में ही शुरू किया था। ब्राह्मण समिति की सिफारिश पर 1772 में 5 वर्षीय व्यवस्था एक लागू की गई थी। इस नई व्यवस्था में जो सबसे अधिक नीलामी की बोली लगाता था, यानी कि भू राजस्व जो सबसे अधिक कंपनी के राजकोष में जमा कराने का नीलामी लेता था, उसी को ही यह वसूली का कार्य दे दिया जाता था। परंतु इसके भी बहुत हानिकारक परिणाम रहे। यह योजना कृषि की उन्नति, कृषकों के शोषण और कंपनी की धन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके। मतलब कृषकों का शोषण भी लगातार चलता ही रहा था। इसलिए अब एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया गया और यह नई व्यवस्था 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के रूप में प्रारंभ की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत में अंग्रेज़ों ने कृषि संबंधी और कृषि के परंपरागत अधिकारों में एक नया परिवर्तन बंगाल सूबे में ला करके दिया था, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। हालांकि भू व्यवस्था के प्रयोग हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही शुरू कर दिए गए थे और शायद उसी का ही विकसित रूप जो था वह स्थायी बंदोबस्त था, जो कि भारतीय परिवेश के लिए नितांत ही नया और भिन्न था। इंग्लैंड को देखते हुए उन्होंने भारत में भी यह नए व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया था, जबकि भारत की में जागीरदारी व्यवस्था बिल्कुल डिफरेंट थी और अंग्रेज की जागीरदारी व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। इंग्लैंड का आर्थिक अतीत भारत से पूर्णतः भिन्न था, जहां अंग्रेजी जमींदारी प्रथा भूमि के व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित थी, वहीं भारत में
जमींदारों का व्यक्तिगत अधिकार भूमि पर नहीं हुआ करता था। भारत में इस नई व्यवस्था ने गांव में भूमि पर कृषकों का जो स्वत्व सदियों से चला आ रहा था, कृषकों का अधिकार जो इतने वर्षों से चला आ रहा था, उस अधिकार को समाप्त कर दिया और भू स्वामित्व के दो स्वरूपों को विकसित किया। इसमें दो स्वरूप में पहला जो था वह कुछ भागों पर इस जमींदारी प्रथा लागू करी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, और अन्य भागों में रैयतों का स्वयं का अधिकार दिया, जिसको हम रैयतवाड़ी प्रथा के रूप में बाद में पढ़ेंगे। भारत में ये स्थायी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण रहे, इसके बारे में दृष्टिपात करें तो पहला, अंग्रेजी राज्य चूँकि नया नया ही स्थापित हुआ था, इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारतीय लोगों का सामाजिक समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि अगर वे जमींदार वर्ग को पल्लवित करते हैं तो यह वर्ग उनका स्थायी समर्थक बन करके ब्रिटिश शासन की भारत में मदद करेगा। तो इस प्रकार से जमींदारी वर्ग एक नया वर्ग अंग्रेज़ों ने अपने काल में तैयार किया और इसीलिए जमींदारी प्रथा लागू करी। दूसरा, भू राजस्व में अभी तक अनियमितता, अव्यवस्था, शोषण और यूरोप को कृषि पर आधारित निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण भारत में उत्पादन में निरंतर कमी आ रही थी। इसलिए यह ज़रूरी था कि एक सी व्यवस्था को लागू किया जाए। तीसरा कारण हम देखें तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कंपनी को धन की आवश्यकता थी, जिसका प्रयोग वह यहाँ पे माल के खरीदी करने में, जो खरीद करी है उसका भुगतान करने में, देशी शक्तियों से युद्ध करने में और मद्रास और बम्बई और बंगाल तीनों की प्रेसिडेंसियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया करता था। अतः अधिक से अधिक मात्रा में भू राजस्व एकत्र करना ही उनका उद्देश्य बन गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति इस नए जमींदारी वर्ग को तैयार करके या नई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करके किया जा सकता था। चौथा कारण जो हम देखते हैं कि प्रशासकीय दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी लाखों छोटे किसानों की अपेक्षा वे ये सही मानते थे कि कुछ जमींदारों से ही लगान की वसूली की जाए, ताकि यह उनके लिए आसान भी हो और आर्थिक दृष्टि से वह लाभकारी भी हो। तो इस तरह से भारत आगमन पर कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि उस समय की जो कृषि व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, उससे कृषि की अवनति ही हुई है और उत्पादन में भी लगातार कमी आती गई है। तो राजस्व मंडल के अध्यक्ष सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के साथ में बातचीत के आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई भू राजस्व नीति को प्रयोग में लेने के लिए प्रस्तावित किया था, परंतु जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर जो थे वे इसको 10-12 साल तक के लिए ही लागू करने के पक्ष में थे, बजाय इसके कि इसको स्थायी रूप से लागू किया जाए। इस स्थायी बंदोबस्त को जो नई नीति बंदोबस्त नीति जो नई तैयार की गई थी उसको डायरेक्टर्स के पास में स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था और कॉर्नवालिस का यह प्रयत्न रहा था कि वह इसको स्थायी रूप से भारत में लागू करे, ताकि एक निश्चित रकम अंग्रेज़ों के कोष में आती रहे। अंग्रेज इस समय निरंतर युद्धों के कारण बैंकरप्ट हो रहे थे
उनके पास में फाइनेंस की कमी हो गई थी और कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में इसीलिए अभी भेजा गया था कि वह एक पैसिफाइड नीति का अवलंबन करे, ना कि युद्धों की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स की युद्ध की नीति के कारण कंपनी का धन पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा था। इसीलिए राजकोष में वृद्धि के लिए और भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम स्थायी बंदोबस्त क्या था, उसके गुण और लाभ और हानियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।